यह कहानी हमें लखनऊ से एक बहन ने भेजी है। कहा है यह हमारी आप बीती कहानी है और ये कहानी इस बहन की दादी की है। वह अपना नाम इस कहानी में नहीं बताना चाहती है। इस कहानी में जो नाम है वह फर्जी है। वह अपनी आप बीती कहानी लोगों को सुनाना चाहती है। वह इस कहानी को इसलिए सुनाना चाहती है कि उनका जीवन साथी जो था वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन वह किसी के प्यार में इस तरह बदल जाएगा यह आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि वह एक बहुत ही नशेड़ी आदमी था और गलत आदमी भी था, क्योंकि उस आदमी का संबंध कई लड़कियों से था और कई औरतों से था। शायद ऐसे आदमी तो कभी नहीं सुधरते, लेकिन जब से मैं उसके जीवन में आई थी उसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था और मैंने भी उसे दिल से अपना लिया था। और आज मेरा हंसता खेलता बहुत बड़ा परिवार है। इस चलिए ये कहानी सुनते हैं उन्हीं के पोती की जुबानी। अंश ने उस लड़की को गौर से देखा जो उसको देखकर डरी सहमी बैठी थी, जिसे समझ ना आ रहा हो आंखें बंद करने से कुछ पल के लिए यह मंजूर दूर हो जाएगा, पर कुछ ऐसे मंजर होते हैं जो कभी नहीं बदलते। तब जब वह सरासर हकीकत पर बनी हो, जैसे कि उस वक्त तन्वी का एक कोठे पर मौजूद होना और एक अजनबी आदमी का उसके कमरे में दाखिल हो जाना। यह कमरा वैसा ही था जैसे कि कोठों के कमरे होते हैं। अजीब तरह के रंग बिरंगे पर्दे, बिस्तर पर ऐसे रंग की चादर डाली जाती है जिसे बार बार धोना ना पड़े, अजीब सी खुशबू जो सिर्फ ऐसे कोठों में ही आती है, और 1965 के ज़माने का फर्नीचर जिससे पता चलता है यहाँ का सामान खराब नहीं करना चाहता। अंश को तो यह सब करने की आदत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि खूबसूरत लड़कियां उसकी पहुंच से बाहर थी, लेकिन उसकी यहाँ आने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो सिर्फ वही जानता था। उस लड़की का नाम तन्वी था जो उस वक्त बहुत डरी सहमी बैठी थी। अंश ने दरवाजा बंद किया और उसके तरफ ध्यान दिया और कहा, शकल से तो तुम बिल्कुल शरीफ परिवार की लगती हो और यह काम करती हो। उसने आते ही उस पर ताने कसने शुरू कर दिए। बस एक नॉर्मल से अंदाज में बात की थी। जब तन्वी ने मासूमियत से पूछा कि कौन सा काम, तो वह उसे देखकर न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि उसने एक जोरदार ठहाका लगाकर कहने लगा कि तुम क्या किसी बैंक में बैठी हो? तुम्हारे सामने कंप्यूटर पड़ा है, हाथों के नीचे कीबोर्ड है, जो तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा काम होता है? यह कौन सी जगह है? जानती हो, उसने हैरान होकर सवाल किया था, लेकिन इतना हैरान नहीं था। सोच रहा था कि शायद खूबसूरत कम उम्र लड़की मुझे अपनी बातों में लगाना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन रही है। तन्वी ने डरते हुए कहा कि मुझे पता है ये कौन सी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। पता नहीं क्यों अंश को ऐसा लग रहा था जैसे यह लड़की सच बोल रही हो। उसकी बात पर यकीन करने के लिए वह तैयार था, लेकिन हैरान भी था कि ऐसी जगह पर इतनी कम उम्र और मासूम लड़की कैसे आ गई। वह कहने लगा, अब क्या मासूमियत की खेल ही खेलती रहोगी मेरे साथ? यह बोलते बोलते वह रुक गया। पता नहीं क्यों आज उसे यह बात बोलते हुए अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सामने बैठी लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उम्र में बहुत कम थी और शक्ल से तो इतनी मासूम लग रही थी जैसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अंश ने नोट किया कि उस लड़की के चेहरे पर एक जख्म भी लगा हुआ था और जिस जगह यह जख्म लगा था उस जगह पर जख्म कभी गिरने से या रगड़ने से नहीं लगता। साफ पता चल रहा था किसी ने हाथ उठाया था। वह ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई जासूस जिसे इन बातों का बड़ा एक्सपीरियंस हो या सोचे कि हाँ यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। उसके लिए यह सब कुछ नॉर्मल बात थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वह लड़की खुद अपनी जुबान से नहीं बोलेगी। आप अच्छे इंसान लगते हैं, मेरी मदद करें, यह लोग मुझे किडनैप करके लाए हैं। मैं तो कॉलेज के लिए घर से जा रही थी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप पहले इंसान हैं जो इस कमरे में दाखिल हुए हैं। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे बचा लीजिए।
अंश को लगा, उसने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूं, मैं तुम्हें कैसे बचा लूं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ भी कहती रहोगी मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे दिमाग में जल्दी से प्लान बन जाएगा। अरे अगर तुम्हें यहाँ नहीं आना था तो फिर अकेली क्यों जा रही थी घर? कोई आगे पीछे नहीं है तुम्हारे जो तुम्हारे साथ जाता? अंश ने बड़ी ही नॉर्मल अंदाज में ये बात की थी। तन्वी की आंखों में आंसू आए थे। वह रोने लगी और कहने लगी, अगर आगे पीछे कोई होता तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे कोई हाथ लगाता। अगर मेरा कोई अपना होता तो हाथ तोड़ ही ना देता। अकेली हूँ ना, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। कोई भी नहीं है मेरा, अपने लिए ही सब कुछ करती हूँ। मैं पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बनना चाहती थी। एक औरत को इज्जत के साथ पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, वह लड़की कहीं खोकर बोली थी। अंश सोचने लगा कि देखने में तो बहुत मासूम लग रही है, लेकिन लगता है दुनिया के बड़े बड़े सबक सीख चुकी है। उसने अपना इरादा बता दिया और कहा कि मैं तुम पर इतना ही एहसान कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मेरे इस एहसान को एहसान ही समझना। इतना कहकर अंश वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, यह एहसान नहीं होगा, ये तो बुज़दिलों का काम है। अगर यहाँ से जाने वाली बात है, आप एक मर्द है, इस समाज का बड़ा मजबूत किरदार है और मैं एक कमजोर औरत आपसे मदद मांग रही हूँ और आप मदद करने के बजाय भाग रहे हैं। लगता है किसी बुज़दिल परिवार से संबंध रखते हैं। तन्वी ने जो बात की थी किसी कमजोर मर्द को भी भड़काने के लिए काफी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है। वह इस बात पर हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती जो मैं नहीं करना चाहता। देखो, यह दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ पर कुछ दुकानें कानून की आड़ में भी चलती है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने चली जाओगी? तो फिर मुझे यह अच्छाई करके क्या मिलेगा? उसने बड़े कारोबारी अंदाज में पूछा था। पहला इंसान देखा है जो अच्छाई के बदले में क्या मिलेगा ये पूछ रहा है। अच्छाई का बदला इंसान नहीं, भगवान देता है। भगवान आपको बहुत कुछ दे सकता है, तन्वी ने धीमे शब्दों में कहा था। फिलहाल वह अब उस इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। बुरा सही, लेकिन कम से कम वह यहाँ से बिना कुछ किए जा रहा था। वह कहने लगा कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बिना मतलब बिना मकसद कुछ काम नहीं करता और मुझे फिलहाल पुण्य कमाने का कोई शौक भी नहीं है। तन्वी ने 2 पल उसे देखा और बहुत सोचकर बोली कि फिर आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसने सर से लेकर पांव तक तन्वी को देखा और कहा कि तुम मुझे अपना आप सौंप दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। वह बहुत बड़ी बातें बहुत आराम से बोल रहा था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। उसके हाव भाव से लगता था या तो वे किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर है या फिर बिना किसी बड़ी पोस्ट पर हुए ही अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तन्वी ने कहा कि किसी को अपने आप को सौंपने का क्या मतलब होता है? अंश फिर से मुस्कुराया और कहने लगा कि वह तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ, अगर स्वीकार है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। वह कहने लगी कि ठीक है, बस मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। बड़ी नरक से निकाल कर छोटी नरक में जाना ठीक है, ये बात उसने बड़ी धीरे से कही थी, लेकिन अंश ने सुन ली। उसने कहा कि ये तुमने ठीक कहा, वैसे इस नरक से निकाल के स्वर्ग मिलना तो नसीब वालों की बात होती है। तुम एक बड़ी नरक से निकलकर एक छोटे नरक में ही जा रही है। यह सुनकर तन्वी का दिल बैठ गया, लेकिन कोठे से निकलकर अगर वह किसी के घर भी जा रही थी उसके लिए ये कोठे से ठीक ही था। अंश ने उसे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वह बाहर चला गया और तन्वी जल्दी से ये सोचने लगी कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी।
बाहर तो झगड़ा हो रहा था। करीब 15 मिनट बाद अंश आया और तन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। तन्वी ये देखकर हैरान रह गई कि कोठे के सभी लोग उस वक्त कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। अंश के आदमियों ने उनके ऊपर बंदूक तान रखा था, जो बिल्कुल भी हिल-जुल नहीं सकते थे। अगर हिले तो वह आदमी उनको इस दुनिया से भेज देता। ऐसा लगता था यह आदमी अंश के दोस्त थे। सारे कोठे वाले बूथ बने खड़े थे और उस लड़की का हाथ थामे वहां से जा रहा था कि जब कोठे की मालकिन बोली, अंश साहब आपने अच्छा नहीं किया। यह कोठा आपका दूसरा घर था। आप रोज यहाँ आते थे और आज हमें भी इतना बड़ा धोखा देकर हमारा सबसे कीमती हीरा लेकर जा रहे हैं। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। ले जाइए कुछ दिन के लिए, जब दिल भर जाए तो वापस दे जाइएगा। कोठे वाली रानी बाई बिल्कुल वैसे ही बोल रही थी जैसे कोठे वालियां बोलती है। अंश ने उसे गुस्से से देखा और कहा कि वापस छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं लेकर जा रहा हूँ। रही बात तुम्हारी जुबान की, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस तरह बोलने की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए तुम्हारी बातें मुझे ज्यादा बुरी नहीं लग रही। अंश की व्यक्तित्व में एक अजीब सी बात थी। वह बड़ी-बड़ी बातें बड़े ही आराम से कह देता था। वह कोई नौजवान, जज्बाती और जुनूनी लड़का नहीं, बल्कि एक मैच्योर आदमी लगता था। लेकिन उम्र शायद उसकी 25 साल के लगभग थी। रानी बाई भी मुस्कुराई, क्योंकि वह भी इसी तरह के दिमाग की थी। उसने भी दुनिया देखी थी। कहने लगी, कोठों से पत्नियां ले जाने वाले कभी उनको पत्नियों का सम्मान या अधिकार नहीं देते। बेचारी तवायब सिर्फ जग बदलती है, मकाम नहीं बदल सकता। अंश जब दिल भर जाए तो छोड़ जाएगा। मैं तो आपसे इतना ही कह रही हूँ। रानी ने बाई ने मुस्कुराकर कहा। तो अंश ने कहा कि किसने कहा कि मुझे इसको अपनी पत्नी बनाना है, और अगर पत्नी बनाना हुआ तो फिर यहाँ छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तन्वी को तो उस वक्त सिर्फ अपनी पड़ी थी। उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस यह सोचकर डर गई थी कि यह आदमी मुझे पत्नी तो नहीं बनाने वाला, फिर मेरे साथ क्या करेगा। वह लोग एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे, जिसे अंश खुद ही चला रहा था। तन्वी समझ गई यह जरूर कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि जब उसे पकड़कर कोठे पर लाया गया था तो उसे बेचने वालों ने भारी कीमत ली थी, और साथ ही रानी बाई ने कहा था आज इसका पहला दिन है, उसकी बोली लगाऊंगी और लाखों से शुरू करूंगी। अंश अगर उसके कमरे में आया तो लाखों रुपए देकर ही जाए। इसका मतलब कि वह कोई गरीब आदमी तो नहीं था। अब गाड़ी चल रही थी और वह अगली सीट पर बैठी थी। अभी भी अंश ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जो कि बराबर कांप रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया और बस इतना कहा कि घबराओ नहीं। थोड़ी देर बाद ही तनु ने देखा कि एक बहुत बड़ी चमकती हुई हवेली के सामने गाड़ी रुकी। वहां और भी गाड़ियां थी। उसके पास गार्ड खड़े थे। जंगली कुत्तों के भौंकने की भी आवाज आ रही थी, जो ऐसे अमीर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए पाले होते हैं। रात का वक्त था और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, अंश ने फिर से तन्वी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ साथ ले जाने लगा। जब उस बड़ी सी हवेली के हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक औरत बैठी थी। जैसे ही उसने तन्वी को देखा तो सवाल किया, यह कौन है? आप किसको उठा कर ले आए हो? लगता है आपको पहले ही खबर मिल गई है, तभी तो आप मेरे स्वागत में खड़ी है। माँ, आप तो इतने टाइम अपने कमरे में होती है, इसका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे नशे में तो नहीं लग रहे हो। फिर उस लड़की को कोठे से उठाकर लाने की वजह क्या है, और क्यों तुम्हें इस तवायब को घर लाने की नौबत आ गई? क्या वहीं रखकर आप अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते थे? उस औरत ने भी बड़े ही रानी महारानी वाले अंदाज में बात की थी। अंश मुस्कुराया और कहने लगा, यह तवायब नहीं माँ। माँ हैरान हुई और उन्होंने कहा कि कोठे से उठाकर लाई हुई औरत तवायब कैसे नहीं हुई? कोठों पर तो तवायब ही होती है।
क्या वहाँ पर कलेक्टर लगी होती है? पर अंश ने कहा कि कोठे पर सब तवायफ नहीं होती, कुछ मजबूर लड़कियां भी होती है जिनको जबरदस्ती इस काम में धकेल दिया जाता है। मैं इसको बचा कर लाया हूँ, यह मेरे कमरे में रहेगी। इसका क्या करना है वह मैं बाद में सोचूंगा। आप हर बार की तरह मेरी समस्याओं में ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन आर्य से कह दे उसके खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम करे और डॉक्टर को भी बुला ले। उसके सर पर चोट लगी है। लगता है अंश साहब को दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं थी, वह बस अपनी ही सुनते थे। उन्होंने अपनी सुनाई और तन्वी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ कमरे में ले गया। ये कमरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसमें गोल बेड लगा हुआ था, रश्मि पर्दे, रश्मि बेडशीट, खूबसूरत पिलो कवर, एक बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी। सामने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर पड़ा हुआ था। उसके कमरे की एक एक चीज सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत महंगी लग रही थी। अब कहीं अंश ने तन्वी का हाथ छोड़ दिया और उसे सोफे पर बैठ जाने को कहा। आर्य शायद उस हवेली की नौकरानी थी। थोड़ी देर के बाद वह भी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में पट्टी का सामान भी था, खाने पीने की ट्रे भी थी, अपने साथ लेकर आई थी। ट्रे के निचले हिस्से में कपड़े भी रखे हुए थे। अंश ने आर्य को कहा कि उसकी देखभाल करो, मैं भी आता हूँ, और कमरे से बाहर चला गया। यूं तो अंश तन्वी को बचा कर लाया था, लेकिन जब वह कमरे से गया तो तन्वी ने सुख का सांस लिया। आर्य ने तन्वी को देखा और कहा, क्या जादू कर दिया तूने हमारे छोटे सांप पर, जो तुझे उठाकर घर ले आए हैं? तन्वी ने जवाब नहीं दिया और रोने लगी और अपनी कहानी आर्य को सुना दी, क्योंकि यह पहली औरत थी जो उसे ऐसे लगी कि जिसके साथ वह खुलकर बात कर सकती थी। आर्य ने कहा कि तेरी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है, लेकिन तू जिस जगह आई है ना, यह जगह अच्छी नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछती न तो तुम उस कोठे पर ही भली थी। तन्वी यह सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? उस कोठे पर कोई भी औरत भली कैसे रह सकती है? तुम्हें नहीं पता कि वहां पर क्या होता है? आर्य कहने लगी कि मुझे तो पता है कि वहां पर क्या होता है, पर तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। जब आर्य ने ऐसी बात की तो तन्वी का दिल बैठ गया। कहने लगी, क्या मतलब? क्या मैंने यहाँ आकर गलती कर दी? क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगी? तन्वी के शब्दों से पता चल रहा था कि अब वह बहुत परेशान है और डर था। उसकी बदकिस्मती उस टाइम से शुरू हो गई थी जब उसे अगवा किया गया था। उसे पता था अब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। पर जब उसने आर्य से कहा कि मुझे पूरी बात बताओ तो आर्य कहने लगी, माफ करना, हम तो इनके परिवार के नौकर हैं, हम तो उनकी जूतियों के भी गुलाम हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। वह तो बस तुम्हें देखा तो मुंह से बात निकल गई, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अंश का हाथ पकड़कर तो यहाँ कभी नहीं आती। इस पूरे परिवार का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है। यहाँ तुम्हारे जैसी कितनी आई कितनी गई, अभी भी दो इस हवेली में ही है। जाकर उनकी हालत देखो तो हैरान रह जाओगी। गले की हड्डी बन गई है, ना निगल सकती है ना उगल सकती है। इस हवेली में एक कोने में पड़ी रहती है। तन्वी का दिल बैठ गया और हाथ पांव फिर से कांपने लगे। आर्य ने कहा कि थोड़ी सी हिम्मत करो, अब वापस उस कोठे में तो जा नहीं सकती हूँ। अभी उसने कहा है कि तुम्हारा क्या करना है वह बाद में सोचेगा, लेकिन यह जो तुम्हें अपने कमरे में रखने का फैसला किया है ना, यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन देखो अब क्या होता है। जो तुम्हारी किस्मत होगा, हम क्या कर सकते हैं। आर्य ने तो तन्वी को अच्छा भला डरा दिया था, इतना डरा दिया कि वह बेचारी तो कोठे से भी ज्यादा यहाँ डर गई थी। लेकिन वही बात थी, कुछ नहीं कर सकती थी। आर्य ने उसके जख्म पर पट्टी लगा दी, उसे कहा कि नहा धोकर कपड़े बदल लो और थोड़ा खाना भी खा लो। तन्वी से तो मारे डर के खाना भी उससे नहीं खाया जा रहा था, लेकिन भूख एक बहुत बड़ी हकीकत होती है। बेशक आपका कोई अपना इस दुनिया से क्यों ना चला जाए, भूख आपको फिर भी लगती है।
और तन्वी को तो याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार कब खाना खाया था। कोठे वालों ने भी उस पर हाथ उठाया था और उसे कमरे में बंद कर दिया। आर्य ने कहा कि तुम्हें कमरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, बस इसी सोफे पर साइड पर बैठी रहना और भगवान से प्रार्थना करना तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो, क्योंकि अभी रात बाकी है। ऐसा लगता था कि आर्य का काम ही तन्वी को डराना था और वह अपना काम भरपूर तरीके से करके अपना सामान वहां से उठाकर जा चुकी थी। तन्वी सोफे पर बैठी थी और ऐसा लगता था घूम फिर कर उसकी जिंदगी फिर से वहीं पर आ गई है। उस पल जब वह इतना डरी सहमी बैठी थी, उसे लगा कि अंश कमरे में दाखिल हुआ है और वह अंश का ही कमरा था। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल हुई। तन्वी डर गई, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गई। अंश नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई थी। तन्वी उठी तो उन्होंने कहा बैठी रहो और पूछने लगी कि तुम अंश को कैसे मिली हो। मेरे बेटे को, तुम्हें पता है वह किसी को अपने कमरे में जाने की परमिशन नहीं देता। उसने तुम्हें अपने कमरे में रखा है। तुम अपने घर वालों का पता बताओ, मैं अभी तुम्हें वहां भेज देती हूँ। तन्वी यह सोचकर परेशान हो गई कि उसके लिए यह तो अच्छा मौका था। वह जल्दी से इस औरत की बात मानती, अपने घर चली जाती, लेकिन उसका कोई घर था ही नहीं। वह तो एक गवर्नमेंट अनाथ आश्रम में रहती थी, जहाँ पर लावारिस औरतें रहा करती थी और अपने बलबूते पर कॉलेज जाकर पढ़ाई किया करती थी ताकि कुछ बन सके। तन्वी ने बताया उसे अपने माँ बाप का नहीं पता कौन थे। वह एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। कोई उसे कूड़ेदान में डालकर चला गया था। लक्ष्मीबाई ने कहा एक लावारिस लड़की जिसके ना नाखून का पता ना खानदान का मेरे बेटे के इतने करीब आ जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देंगे। तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो। तुम वहाँ पर पूरी सुरक्षित रहोगी, उसकी गारंटी हम देते हैं। तन्वी को लगा कि उसे अभी भी चले जाना चाहिए, लेकिन जब पीछे देखा तो हैरान रह गई। अंश वहाँ खड़ा था, कहने लगा माँ, आप कब से मेरी समस्याओं में बोलने लगी हो। मैंने आपको कहा था ना कि आपको मेरे मामले में नहीं बोलना। फिर यहाँ क्या कर रही हो। आप यहाँ से जा सकती हैं। वह माँ बेटा दोनों आपस में बहस करने लगे। लक्ष्मीबाई की यही बातें थी कि उस लड़की को कहीं भेज दो, वैसे भी इस लड़की की कम उम्र है, तुम्हारे जोड़ की नहीं है। पर वह एक नहीं माना। उसने कहा कि आपको पता है उसको बचाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा है। इस बात पर लक्ष्मीबाई हंसने लगी। उन्होंने कहा कि उसे समाज से तो बचा कर लाए हो, लेकिन खुद से तो बचा नहीं पाओगे, तो फिर क्या फायदा ना। इतना कहकर उस कमरे से चली गई और तन्वी बेचारी फिर से डर गई। उसे बार बार इशारे मिल रहे थे और सारे इशारे उसके खिलाफ जा रहे थे। अंश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया। अब तन्वी और अंश कमरे में अकेले थे। उसने पूछा कि खाना खाया तुमने, तो तन्वी ने कहा जी थोड़ा खाना खा लिया था। वह कहने लगा फिर सोफे पर क्यों बैठी हो, जाओ जाकर बिस्तर पर सो जाओ। उसने राजा और महाराजा वाले में कहा था। वह कहने लगी कि मैं बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ, यह तो आपका बिस्तर है। अंश ने कहा कि बिस्तर सोने के लिए होता है, उसमें तेरा मेरा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ जाकर सो जाओ। क्या तुम थक नहीं गई हो, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, अब यहाँ बैठकर जगराता करोगी। तन्वी ने धीरे से कहा इतना कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन कहीं कुछ और ना हो जाए, पता नहीं। वह इतनी धीरे आवाज में बोली थी, लेकिन फिर भी अंश सुन लेता था। उसने कहा कि जो भी होना है आज नहीं होना, जाओ जाकर सो जाओ। तन्वी तो शर्म से पानी पानी हो गई। अंश ने उसकी बात सुन ली थी। खैर वह बिस्तर के एक साइड पर जाकर लेट गई और अंश अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेलने लगा, लेकिन उसने आवाज बिल्कुल धीरे कर रखी थी ताकि तन्वी की नींद में खलल ना पड़े। अगर जगह बदल जाती है तो नींद कहाँ आती है। तन्वी की तो पूरी किस्मत ही बदल गई थी, लेकिन कई दिन रातों से थकी हारी थी, किसी तरह सो गई। सुबह उठी तो दूसरे साइड से बिस्तर बिल्कुल सीधा पड़ा था। इसका मतलब कि अंश सारी रात सोया नहीं।
लेकिन वह कमरे में था भी नहीं। आर्य फिर से उस कमरे में दाखिल हुई। नाश्ता वगैरह लेकर तन्वी ने से कहा कि नाश्ता कर लीजिए, इस बड़ी हवेली के नौकर होते हैं ना, यह अपनी आदत से मजबूर होते हैं। आर्य का भी ऐसा ही कोई हिसाब था। तन्वी से पूछने लगी कि रात अच्छी तो कटी। तन्वी ने कहा कि हाँ, लेकिन वह तो बात ही की खाल निकालने लगी। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ, कोई बात तो नहीं हुई? कहने लगी कि नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब तो आर्य भी ज्यादा हैरान थी। असल वह यह सब कुछ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसने जाकर लक्ष्मीबाई को खबर देनी थी। जब लक्ष्मीबाई ने ये सारी बात सुनी तो वह बहुत परेशान हुई। इसका मतलब है कि शेर ने अभी शिकार नहीं किया है। इसका मतलब कि शेर को शिकार से मोहब्बत हो गई है और यह ज्यादा खतरे वाली बात है। लक्ष्मीबाई तक यह खबर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि एक मर्द की अकल को खराब करने के लिए कोई समझदार या मेच्योर औरत जिम्मेदार नहीं होती। वह हमेशा किसी बेवकूफ और मासूम औरत के पीछे ही पागल होता है। ये लड़की भी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसे जल्दी से जल्दी इस हवेली से निकलना होगा, नहीं तो हम सबके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस लड़की के नस्ल का कुछ नहीं पता। ऐसी लड़की तो पहले से ही इस घर में तैनात है। आर्य, तुम एक काम करो, सोनिया को अंशु के कमरे में भेज दो। जब वह सोनिया की हालत देखेगी तो खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन इससे पहले कि सोनिया को भी समझा देना कि अगर उसने हमारा ये काम किया तो हम उसे आजाद कर देंगे। आर्य ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं भी सोनिया को समझाकर छोटे साहब के कमरे में भेज देती हूँ। तन्वी को उसके कमरे से बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा था। उसने बाहर जाकर करना भी क्या था, वह वहीं पर बैठी थी जिस जगह सोफा रखा गया था। बाहर खड़ी थी। जब रोशनी पड़ी तो उसे नजर आया कि यहाँ से बाहर की पूरी हवेली नजर आती थी। बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई, जो शक्ल से तो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्के काले रंग के धब्बे पड़े थे। उसकी हालत बहुत अजीब सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बीमार है। उसने जाकर अपना पहचान करवाया और कहा कि मेरा नाम सोनिया है, जानती हो मैं कौन हूँ? तन्वी ने कहा कि नहीं, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? कहने लगी कि तुम्हारा भविष्य हूँ। यह सुनकर तन्वी हैरान रह गई। इसका मतलब क्या है? उसने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ लाई गई थी तो तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत ख्याल रखा गया था। तुम्हारी तरह ही नाजुक और कमजोर थी। अब मेरी हालत देखो। अब यहाँ मेरी हालत एक पुराने कपड़े की तरह रह गई है, जो इस हवेली की चार दीवारी के अंदर एक कमरे तक रह गई है। और मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है जानती हो? अंश। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर न जाना, वह कोई अच्छा इंसान नहीं। अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ से भागने में मैं लक्ष्मीबाई है तुम्हारी मदद कर सकती है। चली जाओ यहाँ से। तन्वी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मुझे आराम से बताओ क्या बात है। लेकिन सोनिया तो सब कुछ सोच कर आई थी। कहने लगी कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हें डिटेल में बताने की। हमें यहाँ पर एक कैदी की तरह अपना जीवन बिताना पड़ता है। इस घर की नौकरानी आर्य से आपके बारे में पता चला तो मैं तुम्हारी मदद करने चली आई हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी तरह यहाँ लाई गई थी तो किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, पर तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहती हूँ। चली जाओ यहाँ से। अंश एक बहुत बुरा आदमी है, हम जैसी लड़कियों के साथ यही सब कुछ करता है, वरना तुम्हें यहाँ क्यों उठाकर लाता? तन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात पर यकीन करे। अंश उसे कोठे से बचा कर लाया था, यह बात बिल्कुल ठीक थी, और अभी तक उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर सब लोग उसके खिलाफ ही बोल रहे थे। वह उनको अपनी फैमिली कहता था, फिर उसके घर वाले उसके खिलाफ क्यों थे? सोनिया ने अपनी कहानी सुनाई।
वह भी यहाँ जबरदस्ती लाई गई थी। तन्वी ने कहा कि मैं जबरदस्ती नहीं लाई गई, वह मुझे बचाकर लाया है। सोनिया कहने लगी कि जालिम किसी को नहीं बचाते, जालिमों का काम सिर्फ जुल्म करना होता है। तुम्हें बचाया भी होगा तो जुल्म करने के लिए ही बचाया होगा। तन्वी को यह समझ नहीं आ रही थी वह किस इंसान की बात पर यकीन करे जिसको वह 24 घंटे पहले ही मिली थी, या इस सोनिया की बात पर यकीन करे जिससे वह सिर्फ 4 मिनट पहले मिली थी। बदकिस्मती से तन्वी के पास दोनों ऑप्शन ही बहुत कमजोर था, लेकिन उससे पहले कि वह इसकी बात का यकीन करती या उससे और ज्यादा कुछ पूछती, अंश वहां आ गया और सोनिया को देखकर कहने लगा, यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी माँ ने भेजा है? चली जाओ यहाँ से। सोनिया ने जिस तरह से अंश को घूर कर देखा था ऐसा तो नहीं लगता था वह मासूम है। खैर वहां से चली गई। अंश ने यह भी नहीं पूछा कि वह तुमसे क्या बात कर रही थी, बस कहने लगा कि तबीयत ठीक है तुम्हारी या डॉक्टर को बुला ले। रात को बहुत देर हो गई थी इसलिए डॉक्टर को नहीं बुलाया। हवेली शहर से जरा दूर है ना। तन्वी ने कहा कि हाँ ठीक हूँ, ज्यादा समस्या नहीं है, आर्य ने दवाई लगा दी थी इसलिए ठीक हूँ। अंश ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा, तुम किसी की बातों में नहीं आना, और आज तो मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है इसलिए तैयार रहना। यह कहकर वहां से चला गया और तन्वी समझ गई आज रात उसकी जिंदगी की बुरी रात होने वाली है। वह सबकी बातों में आ गई थी, उसे पता चल गया था कि कुछ बुरा ही होने वाला है। आर्य ने कहा था यहाँ ऐसी लड़कियां हैं जिनको इसी तरह यहाँ पर लाया गया था, और सोनिया की हालत को तो उसने अच्छी तरह से देखा था। यह अमीर लोग थे, अमीर लोगों की तो यह आम बात होती होगी। अब तन्वी को डर लग रहा था कि अब रात को उसके साथ क्या होने वाला है। वह कहीं भाग भी नहीं सकती थी। तन्वी बहुत परेशान थी, इधर उधर फिर रही थी, कोई उसके कमरे में भी नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी हवेली के बारे में वह जानती भी नहीं थी। बाहर निकलती तो कहाँ जाती, इस हवेली में और भी लोग नजर आ रहे थे, वह मर्द भी थे, कहीं वह किसी और के कमरे में ना चली जाए, मुसीबत को खुद ही दावत ना दे दे। यहाँ तक कि शाम हो गई और शाम से रात हो गई। आर्य उसके लिए खाना लेकर आई तो तन्वी मन ही मन सोचने लगी कि मैं आर्य से कह दूं कि वह मुझे बचा ले और यहाँ से निकाल दे, लेकिन वह सोचती रह गई और आर्य चली गई। उसने कहा कि मुझे तो बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अब मैं इस कमरे में अकेली थी इसलिए आसपास देख रही थी। उसने यह सोचा कि मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं जरा इस कमरे को तो देखूं, इस कमरे में रहने वाले के बारे में शायद कुछ पता चल जाए। आसपास देखने लगी, सामान को चेक करने लगी। उसे अलमारी में से एक डायरी भी मिली जिस पर अंश का नाम लिखा था। इसका मतलब कि उसी की थी। किसी इंसान को उसकी डायरी पढ़कर उसके बारे में जाना जा सकता है, शायद क्योंकि इंसान जब डायरी लिखता है तो उसमें झूठ नहीं लिखता। डायरी में झूठ लिखना मतलब अपने आप से झूठ बोलना, और कोई अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तन्वी ने उस डायरी को उठा लिया और बड़ी सावधानी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉक नहीं लगाया क्योंकि यह उसका कमरा नहीं था, और वह काफी डरी हुई और परेशान लग रही थी। जैसे ही उसने डायरी खोली वह हैरान रह गई। रात को किसी ने उस डायरी पर कुछ लिखा था, क्योंकि पेन जिस जगह पर पड़ा था वहां पर कल की तारीख लिखी हुई थी। वह पढ़ने लगी। लिखा था, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यह सब कुछ कैसे करता चला गया। मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं, मुझे किसी ने समझाया क्यों नहीं, किसी ने क्यों नहीं बताया ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हमेशा सिखाया गया कि इस तरह के काम करना तो हवेली वालों की शान होती है, मालिकों की इज्जत होती है। मेरे पापा का साया मेरे सर पर नहीं था। चाचा और भाइयों ने मिलकर मुझे क्या से क्या बना डाला। फिर मुझे भी यह सब कुछ अच्छा लगने लगा, मैं एंजॉय करने लगा। उन लड़कियों को मेरे लिए इस हवेली में लाया गया। मुझे उसी टाइम कहना चाहिए था ये लड़कियां मेरे लिए यहाँ क्यों
लाई गई है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर वही बात कि कोई सामने शराब का प्याला रखकर काहे पी लो, कुछ नहीं होता तो कब तक सह पाएंगे। मैं भी बुराई के दलदल में गिरता चला गया। इस हवेली में सोनिया और मोहिनी को भी मेरे लिए मेरे चाचा और मेरे भाइयों ने लाया था। वे दोनों मेरी रखेल बनाकर इस हवेली के कोने में पड़ी रहती है। फिर मुझे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि यूँ किसी के जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसी औरत के पास जाने लगा जो अपनी मर्जी से अपना सौदा करती हो। और उसी बाजार में जाते जाते मुझे 3-4 साल बीत गए थे। मुझे पता भी नहीं चला, रंगीनियों में डूब गया। लेकिन कल रात मुझे वहाँ से एक लड़की मिली। उसका नाम तन्वी है। उसका पूरा नाम नहीं जानता। जैसे ही तन्वी ने उस डायरी में अपनी बातें पढ़ी, घबरा गई और जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके बारे में अंश ने अपनी डायरी में क्या लिखा है, शायद उसने यह डायरी उस वक्त लिखी थी जब तन्वी सो गई थी, क्योंकि उसने अंश को सोते हुए नहीं देखा था और बिस्तर पर भी कोई सलवट नहीं थी। लगता है वह कहीं और जाकर सोया था या सारी रात बैठकर डायरी ही लिखता रहा था। अब तन्वी को जानना था कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था कि उस लड़की का नाम तन्वी है, देखने में बहुत ही मासूम और खूबसूरत है, मुझसे कम उम्र भी है। एक अजीब सा एहसास है उसके अंदर। मैं तो उसे हासिल करने गया था और मेरी हो भी जाती है। कहते हैं ना कि घंटी बजानी हो तो उसे गले में पहनने की क्या जरूरत है। लेकिन समस्या ऐसी पैदा हो गई, मुझे उसे उठाकर अपने साथ लाना पड़ा। और तब से ही मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वह अभी भी पीछे ही बिस्तर पर सो रही है, सोते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सोते हुए औरत एक बंद किताब की तरह लगती है, उसके अंदर हजारों राज छुपे होते हैं। और मैं तो उसको वैसे भी नहीं जानता, वह कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है, उसकी सोच क्या है। क्या वह भी मेरी तरह सोच रखती है या मुझे बिल्कुल ही उल्टा है। मैं उसे कोई बात करूंगा तो कैसे करूंगा। वह इस टाइम मेरे ही बिस्तर पर मेरे ही कमरे में सो रही है और ये पहली बार है कि मैं उससे पूरे 8 फीट दूर बैठा हूँ। और मेरे लिए यूं बैठना ज्यादा मुश्किल काम है। सुकून से सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि वह सुकून से ही सोई रहे, मैं कोई शोर ना करूं, कहीं वह भाग न जाए, कहीं मैं उसको हाथ लगाऊं तो वह डर ना जाए। मैंने उस पर कंबल भी रख दिया है, कहीं उसको सर्दी ना लग जाए। पता नहीं मेरे दिल में क्या चल रहा है। कल की रात मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा बड़े फैसले रातों में ही किए जाते हैं। अब मैं देखूंगा कि उस लड़की का क्या करना है। मैं सोचूंगा, कोई ना कोई फैसला ज़रूर करूंगा। या मेरी ज़िंदगी में आने वाला एक मोड़ बनकर निकल जाएगी, या मैं उसे छोड़ दूंगा, वह जहाँ जाना चाहती है, या फिर उसके बारे में कुछ और ही सोच लूँगा। अंश ने बस यहाँ तक लिखा था, उसके बाद आगे कुछ नहीं लिखा था। तन्वी ने यह सब कुछ पढ़ तो लिया था, लेकिन उसके दिल को कोई ख़ास तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि उसे अपने किसी भी सवाल का सीधा साधा जवाब नहीं मिला। बात वहीं पर आकर ख़त्म हो गई कि आज की रात बहुत ज़्यादा ख़ास है। लेकिन जिस तरह से यह बातें लिखी गई थी, ऐसा लगता था कि अंश खुद शिकारी नहीं बल्कि शिकार था। पर यह बात भी तो सच है, कोई अपने आप को बुरा नहीं लिखता, हर इंसान अपने आप को पीड़ित ही समझता है। अपनी ज़िंदगी का सबसे पीड़ित व्यक्तित्व खुद अपने आप को ही समझता है। तन्वी कम उम्र जरूर थी, लेकिन उसके साथ भी तो ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था। आँख खुली तो माँ बाप सर पर नहीं थे। पता चला कि किसी ने उसे कूड़े में फेंक दिया था, वहाँ से उठाकर लाए थे। बड़ी हुई तो उसे किसी ने किडनैप कर और कोठे पर बेच दिया। अब वह एक ऐसे अंश नाम के बिगड़े हुए शहजादे के बेडरूम में बैठी हुई थी। पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था, इसलिए उसने डायरी को वापस उसी जगह पर रख दिया। उसके अलावा उसे उस कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे अंश के किरदार के बारे में पता चलता। शाम तो हो चुकी थी, रात का इंतज़ार कर रही थी, बस अब अपनी किस्मत को ऐसे ही छोड़ दे।
जो होगा वह देखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इंसान यह सब शब्द जब बोलता है जब वह बेहद बेबस होता है और उसे पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है। तन्वी की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। खैर रात हो गई और सोफे पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो सामने अंश बैठा था। वह जागी तो कहने लगा डरो नहीं। वह कहने लगे कि आप कब आए, आप कितने देर से यहाँ बैठे हैं। उसने कहा कि तुम बिल्कुल पत्नियों की तरह सवाल कर रही हो। भाई मेरा कमरा है, क्या मैं तुमसे पूछ कर आता। कहने लगी नहीं ये मतलब नहीं था मेरा, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे काफ़ी देर से बैठे हो। अंश ने घड़ी की तरफ देखकर कहा कि 15 मिनट से बैठा हूँ। वह कहने लगी कि 15 मिनट से यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे। उसने कहा कि तुम्हें देख रहा था और क्या। अब तन्वी ये पूछना चाहती थी कि आप मुझे क्यों देख रहे थे, लेकिन उससे यह सवाल खतरे से खाली नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी जुबान पर ताला लगाया और चुप हो गई। अंश ने कहा कि मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, पता नहीं तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ क्या होगा। कहने लगी मुझे पता है आपने क्या करना है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, मुझे परेशान करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे घटिया और सबसे बुरी समस्याओं को झेलना है। कर लीजिए आपने जो मेरे साथ करना है, कम से कम यह डर तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे पता है आपने मुझे उस कोठे से बचाया है मुझे, लेकिन बदले में आपको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा। यह तो दुनिया है। ऐसे ही शब्द आपने खुद ही कहा था, फिर आप मेरी मदद बिना वजह क्यों करेंगे। यह एक सांस में बोलती चली गई और अंश भी उसको सुन रहा था। कहने लगा कि बस बोल दिया तुमने जो बोलना था, या कुछ और भी बोलना चाहती हो। तन्वी कहने लगी और क्या बोलूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अंश भी चुप हो गया। वह 2 पल की चुप्पी जो उन दोनों को ही बहुत लंबी लगी थी। उसके बाद उसने ऐसी बात कही कि तन्वी हैरान थी। वह कहने लगा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर यह बात कह सकता हूँ। तन्वी ने कहा कि हाथ पकड़ने से क्या हो जाएगा। उसने हाथ पकड़ा और एक अजीब सी बात कर दी। इस बात की उम्मीद अंश से नहीं की जा सकती थी। अंश ने तन्वी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारा कोई नहीं इस दुनिया में तो मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ रहकर जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी बिताओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकती हो, तुम चाहो तो जॉब भी कर सकती हो। मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुमने आज तक नहीं पाई। रही बात महक और सोनिया की, तो उन दोनों को भी मैं आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो। अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। क्या तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार हो। यह बात सुनकर तन्वी बिल्कुल हैरान रह गई थी। वह कहने लगी क्या मतलब। उसने कहा कि शादी के लिए पूछ रहा हूँ। वह ऐसे पूछ रही थी जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है। अंश ने कहा कि अरे क्या मतलब होता है, इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का होता है। वह कहने लगी अगर आपकी माँ को कोई एतराज़ हुआ तो। वह कहने लगा वह मेरी माँ नहीं, वह मेरी चाची है। उन लोगों को तो बस मुझे बर्बाद ही करना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं इस हवेली का इकलौता चिराग हूँ। तभी तो उन लोगों ने मुझे ऐसी लत में डाल दिया ताकि वे लोग मेरी सारी चीज़ों पर कब्जा कर ले। ना ही मैं शादी करूँगा, ना ही मेरे बच्चे होंगे, ना ही उनको मुझे कोई आपत्ति होगी। उन्होंने तो खुद अपने दोनों बेटों की शादी कर विदेश भेज दिया है ताकि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करे, और मेरी शादी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं खुद नशे में डूबा रहता तो भला मेरी शादी के लिए कोई क्यों सोचता। उस रात मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत अपना सा लगा। तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। तुम्हें देखकर मुझे और जीने का दिल करता है। क्या तुम्हें अभी कोई सवाल करना है। तन्वी नज़रें झुकाए आंखों में आंसू लिए अंश के गले लग चुकी थी। उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ।
मैं तुम्हारे साथ एक पवित्र बंधन में बंधकर अपनी आगे की ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ बोलते हो तो अभी थोड़ी देर में ही मैं पंडित जी को बुला लूँगा और शादी की सारी रस्में हो जाएगी और हम दोनों पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। और रही बात मेरे जवाब की तो हाँ, जैसे ही तन्वी ने यह बात कही तो अंश पहली बार दिल से मुस्कुराया था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी को बुलाया गया और दोनों का वरमाला कराया गया। फिर दोनों मिलकर उस अग्नि के साथ फेरे लिए। उसके बाद तन्वी की ज़िंदगी किसी सपनों जैसी बन गई थी। सोनिया और महक को उनकी सारी ज़िंदगी बिताने के लिए उनको अच्छे खासे रकम दिए गए और उन्हें इस हवेली से विदा कर दिया गया। वे दोनों जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि वह अंश की रखेल बनने के लिए भी तैयार थी। उनको यहाँ ऐश की ज़िंदगी मिल रही थी, लेकिन उन दोनों को अंश की पत्नी बनना था। वह तो तन्वी के बाद भी अंश की पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन अंश ने यह साफ साफ कह दिया कि मेरे जीवन की साथी सिर्फ तन्वी रहेगी। आप दोनों चाहे जितनी मर्जी दौलत मुझे लेकर इस घर से जा सकती है। मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों लड़कियों ने ना चाहते हुए भी अपनी मुँह मांगी कीमत ली और उसे हवेली से हमेशा हमेशा विदा हो गई। अंश ने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। आप बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान बन चुका था, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसमें कभी कोई बुराई होगी। सच कहते हैं इंसान बदल जाता है, बस उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए यह इंसान बुरा तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तन्वी खुशकिस्मत थी, उसे एक अच्छे इंसान का साथ मिला जो शायद पहले से अच्छा नहीं था, लेकिन तन्वी से मिलने के बाद उसने कस्में खाई थी कि मैं बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा और तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अंश की चाची को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा था। उसने अंश को बहुत समझाने की कोशिश की। यह तुम्हारे लायक नहीं, यह कोठे की है, यह तुम्हारा वंश क्या चलाएगी। अंश ने अपने जायदाद में से अपनी चाची को हिस्सा देकर उनको अलग कर दिया था। अब तन्वी और अंश इस हवेली में अकेले रह रहे थे और तन्वी भी कुछ ही महीने में अंश को खुशखबरी देने वाली थी। वह प्रेग्नेंट थी। अंश के तो ज़मीन पर ही पेड़ नहीं टिक रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।